नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। तो फुल डिस्कशन करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। तो कुल मिलाकर अभी जो है ना 7 एडिटोरियल्स हैं। तो 4 जो है इस पेज के ऊपर है, पेज नंबर 6 के ऊपर, और पेज नंबर 7 के ऊपर यहाँ पर 3 एडिटोरियल्स हैं। तो जिनको कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस पहले वाले एडिटोरियल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एडिटोरियल में ऑथर बात कर रहे हैं कि जितनी भी ऑप्शंस आपके पास है ना, सभी को यूज करो। तो यहाँ पर जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी आप एनेबल करो कि वो प्रोड्यूस कर सके कोवैक्सीन को। तो यहाँ पर ये जरूरी स्टेप है जो कि भारत सरकार को लेने होंगे यहाँ पर। तो अभी जो स्थिति है, तो जैसे मैंने जो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल तो उसमें भी मैंने बात कही थी कि शॉर्टेज बहुत हो रही है। तो अब इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि भारत ने बिल्कुल सही यहाँ पर मूव चला था साउथ अफ्रीका को साथ लेकर, कि यहाँ पर एक टेम्परेरी वेवर कर दिया जाए जो यहाँ पर प्रोविजंस है इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ता जो कि जो कोविड 19 वैक्सीन है उसका असेस जो है ना यूनिवर्सल लेवल पर हर एक देश को, हर एक नागरिक को, दुनिया के हर एक नागरिक को पहुंच जाए। तो ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये 1995 में साइन हुआ था, इफेक्ट में आया था। तो जितने भी WTO मेंबर कंट्रीज थे तो उनके आपस में ये यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि मतलब कि जो भी व्यापार आपस में होगा WTO मेंबर कंट्रीज का, तो यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि जो IPR राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके चला जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज करो कि भारत ने कोई नई चीज डेवलप की, ओके, तो उसका पेटेंट भारत के पास है, तो उसका व्यापार उस प्रोडक्ट का किसी दूसरे देश के साथ जब होता है, तो ऐसा नहीं कि वो वाला देश जो है ना हमें कॉपी करना शुरू कर दे। हमारे जो प्रोडक्ट है उनका पेटेंट जो है उसको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू करते। तो उस तरीके से पेटेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। ओके, तो यहाँ पर वही है कि जो ट्रेड रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, तो उसको यहाँ पर सही, उसको यहाँ पर मेंटेन करके चल रहा है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था WTO कंट्रीज के बीच में। तो WTO को कब बनाया गया था और इसके अभी मौजूदा समय में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि उनके द्वारा अभी कुछ नहीं किया गया है। अगर हम कहें कि वैक्सीन को यहाँ पर लेकर आया जाए भारत में, ओके, इसके द्वारा यहाँ पर जो मेडिसिन हैं जिनको कि भारत में जिनकी सख्त जरूरत है, तो यहाँ पर अपने रजीम के तौर पर अगर बाहर से इंपोर्ट करना, उसके रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं किया गया है। ओके, तो ना ही यहाँ पर भारत ने अलाउ किया है फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस, मतलब कि जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है ना ऑप्शंस की, उसको हम यूज कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें, तरीके से यूज करें उनको, उसके ऊपर भी हमने कुछ नहीं किया। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सबमिशन की है, एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें कहा है exercise of statutory powers under the Patent Act 1970 can only prove to be counterproductive at this stage। तो ये बात यहाँ पर कही गई है जो कि यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है टू इट्स इंटरनेशनल पोजीशन फॉर ए टेम्परेरी वेवियर इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। भारत के क्षेत्र में जब बात करनी है ना कि भारत में कि यहाँ पर भी जो है IPR राइट्स को वेव ऑफ कर दिया जाए कुछ समय के लिए, ता जो कि जो बाकी फैसिलिटीज है भारत में, जिनके पास पर्याप्त संसाधन है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वैक्सीन की, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस क्यों नहीं? क्योंकि फार्मूला नहीं है। तो भारत सरकार को यहाँ पर अक्सर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भारत बायोटेक है उसने कोवैक्सीन नाम की रिसर्च की है, वैक्सीन बनाई है, तो उससे उनके IPR राइट्स उनके खरीद लें और लाइसेंस बांट दिए जाएं जो अलग अलग भारत में और भी जितनी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको, जो कि पहले वैक्सीन किसी जमाने में बनाती रही, लेकिन अभी वो ये कोविड की वैक्सीन नहीं बना पा रही क्योंकि इनके पास फॉर्मूला नहीं है, पेटेंट नहीं है। तो भारत सरकार को यही कहा जा रहा है कि उन कोवैक्सीन से उनके IPR राइट्स खरीद कर सबको लाइसेंस दे दो कि जो है काम शुरू हो जाए। तो एक और तो हम कह रहे हैं कि WTO में जाकर जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है इसको टेम्परेरी वेव ऑफ कर दो, कि जो यहाँ पर IPR राइट्स हैं तो उसको वेव ऑफ कर दो, ता जो कि कोई भी जो देश है वो उनके यहाँ पर जो पेटेंट राइट्स हैं उनको यूज करके अपने यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है वैक्सीन की। लेकिन जब भारत की अपनी बात आती है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर पेटेंट एक्ट 1970 है। ओके, जिसके चलते कि मतलब कि हम किसी का जो है ना अगर कोवैक्सीन की बात करें तो उनके IPR राइट्स नहीं खरीद सकते और ना ही जो है हमें जो है आगे दूसरी कंपनीज को बांट सकते हैं। तो ऐसी तो यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सीधी सीधी यहाँ पर तौर पर कहा जा रहा है कि एक जगह पर हम किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपने घर पे किसी और डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। तो आगे यहाँ पर बात करें जो एग्रीमेंट है, तो वो यहाँ पर कहता है कि एक्सेप्शन टू द राइट्स ऑफ पेटेंट बिहेवियर्स बाय ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस।
तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट की बात करें, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो सीधी सीधी जैसे मैंने आपको बात कही है कि जो पेटेंट ऑनर्स हैं तो उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पर उनको कहता है कि बाकी के जो मैन्युफैक्चरर्स उनको भी आप कंपलसरी लाइसेंस दें कि वो भी जो देश है वो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970, जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार को कहता है टू लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन। ओके, तो ये देखो सीधी सीधी बात यहाँ पर कही जा रही है पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा कि उन कंपनीज को आप लाइसेंस इशू करो, उन स्पेसिफिक कंपनीज को जो यहाँ पर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त मशीनरी है, पर्याप्त प्लांट है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 92 है पेटेंट एक्ट 1970 का, तो वो भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि टू इशू ए कंपल्सरी लाइसेंस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ ए नेशनल और एन एक्सट्रीम इमरजेंसी। तो अभी तो देखो एक्सट्रीम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, तो फिर भी यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर काम नहीं कर रही है, कोवैक्सीन के आईपीआर राइट्स नहीं खरीद रही। तो हालांकि ये 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए जब से हम ये बात बार बार सुन रहे हैं कि कोवैक्सीन जो अपनी रिसर्च है उसके आईपीआर राइट्स खरीद लो, उसके यहाँ पर लाइसेंस जो है अलग अलग कंपनीज को दे दिए जाएं, जो कि अभी बहुत जरूरत है कि जो सप्लाई है ना वो बढ़े। तो राज्यों में सप्लाई नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी नहीं किया जा रहा है कोई भी काम। तो आगे यहाँ पर बात करके अभी के लिए अभी क्या हो रहा है कि दो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं। एक है यहाँ पर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, दूसरा है यहाँ पर बिबकोर। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ है भारत बायोटेक के साथ। ओके, तो इनके साथ ही साथ यहाँ पर हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, जो कि मुंबई बेस्ड यहाँ पर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उनके साथ भी हुआ है। ओके, तो भारत बायोटेक की बात करें तो कोवैक्सीन इसने बनाई है, खुद की अपनी रिसर्च है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे इन दो यहाँ पर पीएसयूज को, जो कि ये भी जो इनके पास प्लांट है ना तो उनको यूज करके ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, तो वो भी जो है ना रिपर्पस कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर अपने प्लांट्स में वैक्सीन की प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर ऑथर जो है ना बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को अपना स्टैंड अभी यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। वैक्सीन की जरूरत है, एक्सट्रीम इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें काम करना होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड एडिटोरियल की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं आर्टलेस एंड हार्टलेस, मतलब कि जो कला है उसकी भी कदर नहीं है, और मतलब कि जो जो काम करना चाहिए उसके ऊपर अभी जो है काम नहीं, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, मतलब कि निर्दयी भावना के चलते, मतलब ये यहाँ पर बात कही जा रही है ऑथर की तरफ से। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ना जो डिमोलिशन अभी की जा रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है ना, उसके रिगार्डिंग अभी रिस्पॉन्ड करना होगा। ओके, तो अभी इसको भी एक मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न इसको माना जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक यहाँ पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही, तो हाईली क्वेश्चनेबल है। तो यहाँ पर नेशनल प्रायोरिटी का ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं कि अभी पैंडेमिक के चलते मतलब हम जो है ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर भारत सरकार अभी फोकस कर रही है। एक और यहाँ पर पैसा चाहिए बड़े पैमाने पर कि यहाँ पर सप्लाई वगैरह जो है बरकरार रहे वैक्सीन की, सरकार यहाँ पर मदद करे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ओके, इंपोर्ट के ऊपर जो है बढ़ोतरी करे। लेकिन इसके ऊपर फोकस करने की बजाय यहाँ पर अगर हम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाला मतलब ये क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि ऐसा क्या करना जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट इनका भी रेजिडेंस जो है ना अभी उसी बिल्डिंग के तहत यहाँ पर बनाया जाएगा। ओके, तो अभी ये देखो, ये अभी का व्यू है, ये देखो इस सेंट्रल विस्टा के तहत इसमें ऐसा है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा, इसको इस एरिया को हम बोलते हैं, ये है हमारा इंडिया गेट, और इसके सामने सीधे जाओगे तो ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर उनकी रिहाइश होती है, रेजिडेंस होता है। और इसके थोड़ा आगे जाओगे, यहाँ पर आते हैं, मिड में आते हैं, तो दोनों साइड देखो ये बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक। ओके, तो ये वाली बिल्डिंग को हम बोलते हैं साउथ ब्लॉक। ये जो साउथ ब्लॉक है, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री का दफ्तर होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है यहाँ पर। और ये जो नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का दफ्तर होता है, और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी दफ्तर यहीं पर होता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पर होता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस यहाँ पर नहीं होता, रेजिडेंस यहाँ पर किसी और इलाके में है, दिल्ली के किसी और इलाके में है। ओके, तो अभी देखो
इससे जब आप आगे आओगे ना, तो धीरे धीरे आगे आओगे, इसी लाइन से आगे आओगे, तो यहाँ पर देखो तो ये एरिया यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये पार्लियामेंट है इंडिया की। यहाँ पर ये पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये तो ये इंडिया की पार्लियामेंट है, जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जहाँ पर अभी हमारे संसद सांसद जो है बैठते हैं। ओके, तो फिर इससे आगे आओगे तो यहाँ पर ये इंडिया गेट आ जाएगा। तो अभी इसी सारे यहाँ पर एरिया को ना, यहाँ पर फिल किया जाएगा, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे और नई पार्लियामेंट बनेगी। प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर घर बनाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर हाउस बनेगा। ओके, तो अभी ये जो खाली जगह है ना, अभी अभी इसको फुलफिल करना है। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रन करती है ना अपने दफ्तर, सभी दफ्तर यहाँ पर एक ही एरिया में से, एक ही एरिया में से रन नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जो बिल्डिंग्स हमने किराए पे ली हुई हैं और उनका रेंट दिया जाता है। लेकिन अभी जो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, इसके चलते भारत सरकार ये चाह रही है कि जितने भी दफ्तर है ना, सभी के सभी दफ्तर जो है एक ही एरिया के अंतर्गत बन जाए, जहां से हम यहाँ पर जो है देश को गवर्न करें अच्छे से। चाहे कोई सा भी मंत्रालय है, छोटा से छोटा मंत्रालय है, यहाँ पर उसका अलग अलग जितना भी यहाँ पर एक्सटेंशन है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, सभी एक जगह बन जाए। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की बात करें, तो जो एमपीज पहुंचते हैं तो उनका भी यहाँ पर ना कोई कैबिन नहीं बनता, कि मतलब जहां पर वो जैसे अपने गांव से आए हैं, तो अगर संसद पहुंचते पहुंचते हैं तो वहां पर हर एक एमपी का कोई एक कैबिनेट हो, एक यहाँ पर कैबिन हो, जहां पर कि वो बैठे अपनी फाइल्स वगैरह को देखे, एक बार प्रेपरेशन करे कि मैंने पार्लियामेंट में क्या काम करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये भी कोई सहूलियत अभी नहीं है। तो अभी इन चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और ये देखो, ये अभी इस तरीके से इसको जो है ना रीप्लान किया जाएगा। तो ये देखो, ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट है और इसी के साथ आगे नई पार्लियामेंट बनेगी। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पुरानी पार्लियामेंट और इसी के सामने ये नई पार्लियामेंट बनेगी, राज्यसभा लोकसभा। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, ये जो पार्लियामेंट बनाने का यहाँ पर अभी जो सबसे मेन कारण है ना, वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है ना यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में अभी बढ़ाने का समय आ गया है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है और पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़नी चाहिए पार्लियामेंट में, तो अभी तक नहीं बढ़ी है। जो अभी हम सेंसस फॉलो करके जो इलेक्शन करवा रहे हैं ना, वो 1971 का सेंसस है। मतलब कि एक जो एमपी की सीट होती है ना, उसके पीछे यहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन होती है। ओके, तो 10 लाख की पॉपुलेशन के एक एरिया को एक एमपी की सीट अलॉट होती है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो ना, वहां पर ऐसा नहीं है। एक एमपी की सीट के पीछे यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। ओके, तो अभी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। लोकसभा की बात करें तो 552 सीट्स हैं, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 245 सीट्स हैं कुल मिलाकर। ओके, 233 जो है, जो मतलब राज्य से जो चुने जाते हैं, जो 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में। अभी इनकी गिनती बढ़ानी है। ओके, तो 1971 वाला जो सेंसस हम फॉलो कर रहे हैं ना, अभी उसको आगे लेकर आएंगे। जो यहाँ पर लेटेस्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से यहाँ पर फॉलो करके चलेंगे कि 10 लाख की आबादी किन एरिया में बनती है, वहां पर एक एमपी की सीट बने। तो यहाँ पे अभी इनको सीट्स को राइज किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर नई पार्लियामेंट की जरूरत है। ओके, तो ये तो मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि नई पार्लियामेंट चाहिए। अगर नई पार्लियामेंट होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी एक एमपी के पीछे, तभी वो एक एमपी जो है ना सही तरीके से अपनी लोगों की बात सुन पाएगा। ओके, तो ये अंग्रेजों का ही बनाया हुआ, या मतलब ये कंसर्न है कि 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे एक एमपी की सीट होगी। तो एक तो यहाँ पर ये कंसर्न हो गया। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये इंडिया गेट है यहाँ पर। ओके, तो ये इंडिया गेट से ये सीधे सीधे रास्ता जो मैंने अभी आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था, ये सीधे जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की ओर। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है। अभी ये देखो, ये बिल्डिंग्स यहाँ पर कुछ नहीं था पहले। ओके, ये जो यहाँ पर फोटो ये खाली है बिल्कुल। तो अभी इन्हीं को भरा जाएगा। इन्हें यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ऑफिस बनेंगे। तो सारा का सारा यहाँ पर जो भारत सरकार है ना, तो इसी एरिया से अभी गवर्न होगी। ओके, तो अभी कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया गेट है, तो यहाँ पर सभी दफ्तर आ गए और आगे जाके यहाँ पर पार्लियामेंट आएगी। ओके, तो और भी यहाँ पर जो ऑफिस है, यहाँ पर इनका निर्माण किया जाएगा। तो इस तरीके का भी ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, पुरानी पार्लियामेंट और ये नई पार्लियामेंट। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं, अभी क्या मुद्दा क्या उठाया यहाँ पर। तो अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो हमें चाहिए, तो उसको तो यहाँ पर पक्का है कि हमें जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस है कि मतलब कि जो अभी रीऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ऑफिस को ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है उनको जो अभी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर जो मुद्दा है, ओके, या जो जो टाइम लाइन है मतलब की रीडेवलपमेंट की, तो मतलब कि अभी इस तरीके का मतलब सिनेरियो ऐसा नजर आ रहा है कि एक और पेंडेमिक, दूसरी तरफ भारत सरकार पता क्या चाह रही है, भारत सरकार चाह रही है कि मतलब अपने आप को जिस तरीके से एक शाही लुक हो ना, मतलब जो जुनून वो सवार हुआ है कि मतलब कि
हमारी शान में कोई फर्क ना पड़ जाए, मतलब हमने इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर हमने रीडेवलपमेंट का काम नहीं रोका है। ओके, उसको यहाँ पर फोकस करके यहाँ पर कर रहे हैं कि ये भी काम साथ ही साथ चलते रहो। बेशक यहाँ पर दूसरी ओर बड़े पैमाने पर बीमारी फैली है, तो वो चलती रहेगी, तो यहाँ पर ये भी काम चलता रहे। तो ऐसी बिल्डिंग की, ऐसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अभी ज़रूरत कम है। और यहाँ पर जो सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हमारी शान बरकरार रहे और यहाँ पर एक शाही यहाँ पर लुक आ जाए, तो मतलब इस तरीके का जुनून अभी उसके ऊपर सवार है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक भीमाकार बिल्डिंग्स यहाँ पर तैयार की जा रही हैं, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर पैंडेमिक ने जिस तरीके से यहाँ पर भारत में धावा बोला हुआ है ना, तो अभी ऐसे मॉन्यूमेंट अगर बना भी देंगे तो यहाँ पर एक तरीके से सरकार का डिसरिगार्ड होगा, ओके, फॉर पब्लिक गुड। मतलब ये चीजें यहाँ पर सही नहीं लगेंगी बाद में लोगों को। और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो धारणा है, जो यहाँ पर दृढ़ता है कि मतलब डिटर्मिनेशन है कि हमने काम करना है, तो ये गलत है। ओके, कि मतलब कि हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कंप्लीट करना है कब, यहाँ पर जो अगले लोकसभा इलेक्शन आएगा ना 2024 में, उससे पहले पहले। ओके, तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे की यहाँ पर राजनीति, यहाँ पर उसी का गुण आप दिखा रहे हो कि दिखावे करने के लिए हमारे पास एक नई बिल्डिंग बन जाए, हमने कुछ नया तैयार कर लिया, लेकिन इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इस काम को रोका भी जा सकता है, टाला भी जा सकता है। सिर्फ दिखावे की गवर्नेंस जो है यहाँ पर भारत में दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर कोई भी जस्टिफाइबल यहाँ पर अर्जेंसी अभी नहीं है, मतलब कि जिसमें कि सरकार ये जस्टिफाई कर सके कि इसकी की अभी जरूरत है ही है, मतलब कि इसके बिना बात बनेगी नहीं। ओके, अगर मैं नई बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट की, कि वहां पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, तो इसको भी डिले किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पिछले यहाँ पर 20-25 सालों से 1971 वाला सेंसस ही हम फॉलो करके जो है इलेक्शंस करवा रहे हैं, तो अभी भी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो मेन टारगेट तो ये सिचुएशन है ना, इससे बाहर आना है जो पैंडेमिक ने क्रिएट की हुई है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नए, जहाँ पर कतार है बिल्डिंग्स की, उसको गिराए जा रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर रीबिल्ड भी करे जा रहे हैं। तो अभी ये सिचुएशन बनी हुई है। अभी इसी के चलते पिछले हफ्ते की बात है कि 76 यहाँ पर स्कॉलर्स, जो कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग या फिर कल्चर के रिगार्डिंग जो है अपनी स्टडी करते हैं, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, ओके, यहाँ पर जो देख रेख करते हैं हमारे जो कल्चरल म्यूजियम होते हैं, क्यूरेटर्स, ओके, तो यहाँ पर म्यूजियम प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो सभी ने यहाँ पर कंसर्न जताया कि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो क्या वो सही है। जैसे कुछ बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है, तो उसी का कंसर्न यहाँ पर उठाया जा रहा है। जैसे अभी बात करें नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, इसकी बात कर रहे हैं, और नेशनल आर्चीव्स। तो ये सभी यहाँ पर जो ना बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर की पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं। कोई यहाँ पर जो है हो सकता है कि पेपर पे फॉर्म में हो, पुराना यहाँ पर जो है ना हैंड रिटन कोई नोट हो, जो कि 400 साल 500 साल पुराना पड़ा हो वहां पर। तो इस तरीके से और भी यहाँ पर जो है मूर्तियां आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, तो अभी इन सभी बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाने, तो ये बहुत रिस्की फैक्टर है, ओके, हमारे कल्चर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो ये स्कॉलर्स, इन्होंने यहाँ पर जो ग्रुप बनाकर यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ ये उतरे हैं। तो यहाँ पर ये बात जो कही जा रही है इन लोगों के द्वारा, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए इन प्रोजेक्ट का, ये बंद हो जाना चाहिए इनको, यहाँ पर इसके ऊपर रीबिल्डिंग करने की यहाँ पर अभी कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मतलब बड़े पैमाने पर यहाँ पर पब्लिक कंसल्टेशन पहले होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, फिर यहाँ पर जो रास्ता सुझाया जाए कि इनका क्या करना है, किस तरीके से इनको मैनेज करना है। तो अभी जो वैलिड कंसर्न यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि जो कलेक्शंस यहाँ पर पड़ी हुई इन तीनों जगह पर, उनको कैसे कंजर्व करना है। पुरानी चीजें पड़ी हैं, नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर अगर रीलोकेट करोगे उनको, जो भी खजाना पड़ा हुआ है हमारे नेशनल म्यूजियम में, यहाँ पर जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पर नेशनल आर्चिव्स, और जो भी इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट जो पड़ी है, तो अभी उनको कैसे सही संभाल के जो है ना आगे आप ट्रांसफर करोगे, ये यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग रिस्क है, चैलेंजिंग टास्क है हमारे सामने। ओके, तो अभी ये पहले अगर समय की बात करें ना, तो पुरातन समय में भी तो बिल्कुल यहाँ पर ये बड़ा टास्क होता था कि इनको संभाल के रखा जाए। तो अभी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें कंसर्न देने की जरूरत है कि अगर एक बार ये खराब हो गया, बाद में इसको कैसे रिकवर करोगे आप। तो यहाँ पर दिस ए कम्प्लेक्स ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज, मतलब कि कोई जो एक्सपर्ट बंदे हैं ना, जो इस मतलब इस टास्क को अच्छे से कर सकते हैं, उनकी जरूरत है यहाँ पर कि अच्छे से प्लानिंग करके वो यहाँ पर एक जगह से इस सभी सामान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करें। तो यहाँ पर आगे बात करें कि ऐसे बदलाव अगर लाने हैं किसी भी यहाँ पर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पर पहले अच्छे खासे बड़े पैमाने पर बातचीत हो, जो यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ बैठ के यहाँ पर जो है मंथन हो कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पर कहीं पर भी दुनिया के कोने में आप जो है बातचीत कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल साफ तरीके से हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाएं, अपना ही यहाँ पर जो है जो हमारा डिसीजन है उसी को लेकर आगे बढ़े,
मतलब एक मतलब घुड़सवार की तरह घोड़े पर बैठे हैं और हमने यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ते ही जाना है, तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो भी आगे ऐसी होती जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा ध्यान बरतने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर कलाकृतियां पड़ी हुई हैं इन म्यूजियम्स में, यहाँ पर अगर बात करें नेशनल म्यूजियम में, तो वहां पर अभी भी जो है ना कंप्लीट इन्वेंटरी वहां पर नहीं है कि मतलब उनका पूरा सही तरीके से संभाल कर हमने रखा है। ओके। तो अभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये बातें उठाई हैं, यहाँ पर गुम होना और यहाँ पर मिस हैंडलिंग होने का भी यहाँ पर चांसेस रहेंगे। कहने का मतलब कि प्रॉपर अगर रिकॉर्ड की बात करें कि मतलब ये चीज यहाँ पर पड़ी थी और यहाँ पर मतलब काफी देर से पड़ी है, तो इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पर ये मिस हैंडलिंग होने की चांसेस है, चोरी होने के भी चांसेस है, लॉस होने के चांसेस है। तो जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, क्लियरली यहाँ पर जो है ना इसको बड़ी जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो यहाँ पर स्टैंड है, यहाँ पर कि अगर कोई चाहता है कि हम यहाँ पर पब्लिक तौर पर पड़ताल करें इस प्रोजेक्ट की, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो इनटॉलरेंस दिखा रही है, तो मतलब असहनीयता दिखा रही है कि आप जो है आगे नहीं आ सकते, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पड़ताल नहीं कर सकते, जिसके चलते यहाँ पर फोटोग्राफी तक को यहाँ पर बैन कर दिया गया कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना नई बिल्डिंग्स की, उनकी आप फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते। और दूसरी ओर जो है भारत जो है बहुत बड़े पैमाने पर हेल्थ क्राइसिस जो है उससे जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है, तो यहाँ पर उसके भी यहाँ पर जो तरंगे हैं ना उस अफेक्ट्स की यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक तौर पर भी, यहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल स्पेस में भी आपको इसके यहाँ पर इम्पैक्ट जो है पेंडेमिक का वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी गुम नहीं होगा यहाँ पर अगर इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। और यहाँ पर जो ऑपोजिशन जो बात कह रही है और यहाँ पर जो पब्लिक की बात करें, ऑपोजिशन और पब्लिक की बात करें, पहले इनको आप कॉन्फिडेंस में ले लो कि फ्यूचर में कैसे काम करना है, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो कब शुरू करना है। जब यहाँ पर समय सही आएगा, शांत माहौल आएगा, तब यहाँ पर उसको दोबारा शुरू कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर पॉइंट रखे गए हैं ऑथर की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 3 की। तो ये वाला एडिटोरियल नंबर 3, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लद्दाख, और जो भारत में लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद में जैसे सिनेरियो बदलते गए, उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की बात आई, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में बात रखी है कि जैसे 2020 की बात है कि जून के महीने में हमारे 20 से ज्यादा सोल्जर्स जो थे, जवान हमारे शहीद हो गए लद्दाख स्टैंड ऑफ के चलते। यहाँ पर जो पैंगसो जो लेक है, पेंगोंग लेक है वहां पर, तो वहां पर उससे लेकर कैसे दोबारा में आगे जब बात बड़ी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हुए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में कहा कि यहाँ पर लद्दाख में सेनाएं वापस जा रही है, मतलब कि चाइना भी हट रहा है पीछे और जो भारतीय सेना है वो भी पीछे हट रही है जिस जगह से यहाँ पर स्टैंड अप शुरू हुआ था। तो ये बात उस समय कही गई। फिर बाद में कुछ महीने बाद फिर यहाँ पर ऐसे साइंस देखने को मिले कि जो चाइना की मिलिट्री है, यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए जिसको बोलते हैं चाइना की, तो वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है दोबारा से, मतलब कि वही इंसिडेंट शुरू कर दी जैसे कि पहले थे। ओके, दोबारा से यहाँ पर कंसर्न उठने शुरू हो गए। तो मतलब उसके चलते एक और तो डिस्ट्रप्शन वहां पर जो हमारे बॉर्डर के ऊपर वो रुकने का समय नहीं ले रही, टाइम नहीं ले रही, मतलब कि वहां पर भी कुछ यहाँ पर भारत की ओर से कुछ रिलीफ मिले कि यहाँ पर कोई स्टैंड ऑफ नहीं है। और भारत सरकार जो फोकस करे अपने यहाँ पर जो डोमेस्टिक इश्यूज उनके ऊपर। तो अभी वहां पर भी अगर बात करें डोमेस्टिक इश्यूज की, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आगे बातें रखी गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी अगर बॉर्डर सिचुएशन की बात करें तो मतलब काफी ट्रिकी चैलेंज है भारत के सामने अभी भी। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो है ना वो सामने आ जाते हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ना जो मिसमैनेजमेंट हुई कोविड-19 के चलते, जिसके चलते हम जो है ना यहाँ पर उसका खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं वैक्सीन मैत्री की। ओके, तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम ये चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसके चलते भारत सरकार ने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मतलब कि वो बेटर अल्टरनेटिव है बीजिंग के प्रति। मतलब बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है, तो जो बीजिंग की वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके चलते हमारा जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो ज्यादा बढ़िया है। पर्टिकुलरली अगर साउथ एशिया की बात करें तो भारत भी साउथ एशिया में से एक कंट्री आता है। साउथ एशिया की बाकी कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ओके, तो ये सभी साउथ एशिया के ही कंट्री, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। तो अभी भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि मतलब हम यहाँ पर अपनी और अपने भारत को आगे प्रेजेंट करें चाइना के मुकाबले में। तो यहाँ पर आगे पब्लिक क्रिटिसिज्म जो यहाँ पर देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिले कि भारत के लोगों ने यहाँ पर सफर करना शुरू कर दिया वैक्सीन की यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई के चलते। और अभी क्या है कि जो मोदी गवर्नमेंट है ना अभी थोड़ा बैक ट्रैक पे आ चुकी है।
अभी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट भारत सरकार ने की थी अपने जो पड़ोसी मुल्क थे उनके साथ, जैसे श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, ओके, नेपाल के साथ, कि हम आपको वैक्सीन की सप्लाई भेजेंगे, तो शुरुआत में भारत ने भेजी, काफी भेजी। उस समय भारत में सिचुएशन ठीक थी, अगर हम यहाँ पर जनवरी फरवरी की बात करें, उस समय ठीक थी, इतना यहाँ पर केसेस नहीं आ रहे थे, सेकंड वेव का इतना दबाव नहीं था, मतलब बढ़ चढ़ कर रैलीज वगैरह की जा रही थी। अगर मार्च महीने की बात करें तो बंगाल में तो ये पूरा अप्रैल का महीना उन्होंने इलेक्शन रैलीज निकालते ही जो है किया है सारा। तो अभी मोदी गवर्नमेंट बैक फ्रंट पे आ गई है, क्योंकि अभी जो नेबर्स है ना, ओके, फ्रेंडली नेबर्स, तो अभी वो भारत का साथ भी अभी छोड़ रहे हैं। तो जैसा वैक्सीन सप्लाई पहले पहुंची वो तो ले ली, लेकिन अभी वो शिफ्ट कर रहे हैं चाइना की ओर। तो अभी देखो, जो चाइना की जो वैक्सीन है उसका नाम है सिनोफार्म, तो उसको भी डब्ल्यूएचओ की अप्रूवल मिल गई है। तो अभी जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो उन्होंने अभी चाइना से वैक्सीन प्रोक्योर करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत से तो मिल नहीं रही। अभी वो चाइना की ओर रुख कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक शक भी जो है ना, मतलब डाउट जो है वो भी जो है होना शुरू हो गया है इंडिया की रिलायबिलिटी इसके ऊपर एज ए पार्टनर जो है इन मुल्कों के लिए, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए, कि भारत क्या आगे रिलायबल होगा एज ए पार्टनर आगे बढ़ने के लिए। अगर वैक्सीन के रिगार्डिंग अगर बात कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, ओके, कि मतलब किस तरीके से जो है ना हम यहाँ पर हमारी एबिलिटी है कि हम चाइना को काउंटर कर सके किसी अलग अलग फ्रंट के ऊपर, जैसे अभी वैक्सीन फ्रंट की बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर बीजिंग ने बिल्कुल फुर्तीले तौर पर यहाँ पर ना फुर्ती से काम किया है, इस यहाँ पर मौका उठाया, फायदा उठाया इस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का, कि भारत के यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज होगी तो अभी मैं आ गया हूँ, तो जितने भी पार्टनर कंट्रीज उनको यहाँ पर मैं वैक्सीन जो है वो अवेलेबल करवाऊँ। और साथ ही साथ उसने यहाँ पर बड़ी जल्दी से एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की विद ऑल साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया को छोड़कर। ओके, तो यहाँ पर उनके साथ बातचीत की चाइना ने, जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, कि कैसे जो है पैंडेमिक के साथ हम लड़ सकते हैं, कैसे चाइना मदद करेगा आपकी। तो भारत को एक साइड पे रख दिया गया, तो इस मुद्दे का फायदा उठाया जब भारत पीछे हट गया वैक्सीन सप्लाई में। और आगे यहाँ पर बात करें तो न्यू दिल्ली की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो यहाँ पर अगर कोवैड के रिलेटेड जो यहाँ पर प्लेज लिया गया है, कि मतलब कि हम भी जो है ना बिलियन ऑफ डोजेज जो है कोविड 19 वैक्सीन की डिलीवर करेंगे थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक बाय द एंड ऑफ 2022। तो इंडो पैसिफिक के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर भारत ने पहले से ही यहाँ पर क्वाड कंट्रीज के चलते यहाँ पर प्लेज लिया है कि हम यहाँ पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एफर्ट था हमारा कि यहाँ पर जो ना चाइनीज इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में कम करना है, ताकि कि भारत का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो क्वाड को बनाने का मकसद यही था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, सिर्फ वैक्सीन के क्षेत्र में नहीं, बाकी जितने भी क्षेत्र, चाहे ट्रेड की बात करो, चाहे किसी भी तरह के यहाँ पर जो है काम चल रहा है उसकी बात कर लो, चाइना का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, जो बाकी कंट्रीज पड़ती हैं, जैसे यहाँ पर एशियन कंट्रीज पड़ती हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओके, भारत हो गया, मालदीव्स हो गए, तो बहुत सारे यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज आती हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी भारत की गेम थोड़ी उलट पड़ चुकी है। तो अभी भारत यहाँ पर कोशिशें कर रहा है कि वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाए अपने पॉपुलेशन के लिए, कि उनको यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई मिल जाए। ओके, जो अपनी कमिटमेंट्स है, ओके, कि जो बाकी गरीब कंट्रीज के साथ यहाँ पर कमिटमेंट की हुई है अंडर द गेविस कोवैक्स स्कीम, तो अभी उससे अभी भारत थोड़ा पीछे हट रहा है। और जो प्रपोजल यहाँ पर जो दिए गए थे, अभी वो थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं भारत की तरफ से, कि भारत आगे उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो अभी जो है फेलियर हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, कि मतलब कि जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का इशू निकल कर आ गया भारत में, उसको ये टैकल नहीं कर पाया। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत का जो एक सिनेरियो बना हुआ था, मतलब एक दृष्टि बनी हुई थी भारत के प्रति लोगों की, जो बाकी कंट्रीज है, तो अपनी मतलब कि भारत जो है एज ए इमर्जेंट पावर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी अभी कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, तो वो बार बार एक ही मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस। ओके, तो अभी ये सेल्फ रिलायंस ने ही यहाँ पर मजबूर कर दिया है भारत सरकार को, कि यहाँ पर जो 16 साल पुरानी पॉलिसी थी उसको अभी रिवर्स करें। ओके, मतलब रिवर्स करें कि मतलब अभी एक्सेप्ट करें ग्लोबल एड, अगर कोई भारत बाहर से एड के रूप में हमें कोई चीज भेज रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। ओके, तो अभी इस इंडिया को मतलब कि मतलब जो वनरेबिलिटीज जो अभी सामने कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर सिचुएशन दुनिया के सामने आ चुकी है। ओके, तो इसके अलावा जो यहाँ पर क्वाड को हम एंकर कर रहे थे, ये क्वाड ग्रुप को, तो अभी उसमें भी जो हमारा स्टैंड है उसमें वो रिड्यूस हुआ है, पीछे हटे हैं हम। तो मतलब कि ओवरऑल हमारी इमेज को भी नुकसान हुआ है भारत की, जिस तरीके से हमने पहले कमिटमेंट कर दी और बाद में अभी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। और सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि जो एड लेने के लिए हमने यहाँ पर पॉलिसी अपनी रखी थी कि कोई एड नहीं लेंगे बाहर से, तो अभी उसको लेने के लिए हमें मजबूर हो रहा है। तो अभी ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो कुछ साल पहले 2018 में केरला में फ्लड आए थे, तो उस समय भी यहाँ पर यूएई ने काफी डॉलर्स की एड भेजी थी, लेकिन भारत सरकार ने लेने से मना कर दिया था। तो उसका रीजन यही था, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे यहाँ पर बात करें कि जितना यहाँ पर इंडिया वीक होता जाएगा, उतना ही यहाँ पर लेस अट्रैक्टिव होगा
एज ए पार्टनर कंट्री ग्लोबली जितने भी बाकी और कंट्रीज हैं उनके साथ। तो यहाँ पर अभी न्यू न्यू दिल्ली की बात करें तो मतलब इसके चलते ये मोर डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स टू डील विद चाइना। ओके, तो यूएस के साथ यूएस के जो यूएस कहेगा उस हिसाब से हमें अभी चलना पड़ेगा। यूएस के साथ उसका साथ लेकर ही चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी अगर लगातार हम वीक होते गए। तो यहाँ पर थ्रेट जो है ना दो तरीके से है, तो दो फ्रंट यहाँ पर कोलिजिव थ्रेट हमारे सामने है। एक तो यहाँ पर लद्दाख क्राइसिस है और दूसरा यहाँ पर ये है कि मतलब कि उसी लद्दाख क्राइसिस के चलते यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पर ना एक तरीके से फोर्स हो जाएगी किस तरीके से पाकिस्तान के साथ पीस मेंटेन करके चले, कि उसके ऊपर भी फोकस करे। क्योंकि दो यहाँ पर सिचुएशन हमारे सामने आ गई हैं जिनको कि हमें टैकल करके चलना है। तो इसी के चलते यहाँ पर देखो दूसरी और बीजिंग की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ मूव चले हैं यहाँ पर न्यू दिल्ली के चलते। तो यहाँ पर कुछ दिनों में यहाँ पर पहले बातें जो सामने है जिसके चलते चाइना के प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उन्होंने मैसेज भेजा यहाँ पर मोदी जी को, यहाँ पर सिंपैथी हमदर्दी जताई और अपना यहाँ पर अपनी ओर से यहाँ पर कहा कि जितनी भी पैंडेमिक के चलते हमारी मदद होगी हम करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार ऐसी कम्युनिकेशन हुई है। ओके, जब ये बॉर्डर क्राइसिस हुआ था पिछले साल उससे उसके बाद की मतलब दो बड़े लीडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत की मदद की जा सके। और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर इंडियन काउंटर पार्ट जो है तो दो बार उनको वो बोल चुके हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर जी उनको कि हम जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ऑफर की है हेल्प कि जो है पैंडेमिक के साथ निपटने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। ओके, तो विच लेड एन अर्ली क्लियरेंस एंड अप्रूवल ऑफ कार्गो फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना, जिसके चलते यहाँ पर शुरुआत मतलब पहले से यहाँ पर क्लियरेंस हो जाए जितने भी यहाँ पर कार्गो फ्लाइट चाइना से आएगी अलग अलग सप्लाई के चलते। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी चाइनीज जो है ना वो भी अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने, दुनिया की जो बाकी ग्लोबल पावर्स है उनके सामने, कि मतलब वो भारत को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया को एड भेज रहे हैं और क्योंकि अभी उसको उसकी जरूरत है भारत को। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर फैक्ट ये भी है कि भारत भी यहाँ पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर फॉर क्रूशियल मेडिकल सप्लाई। तो ये भी सच है, ये झूठ नहीं है। तो यही सिर्फ मेडिकल सप्लाईज की बात ना करें और भी यहाँ पर बहुत कंपोनेंट्स जिसके चलते भारत डिपेंडेंट हो चुका है चाइना का। और जैसे यहाँ पर स्टेट ओन्ड यहाँ पर सिचाओ एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ पर ये सरकारी एयरलाइन कंपनी है चाइना की। तो इन्होंने पिछले महीने यहाँ पर 15 दिन तक यहाँ पर जो कार्गो फ्लाइट्स इसको सस्पेंड करके रखा हुआ था। ओके, तो बाकी बाद में यहाँ पर जब यहाँ पर बीजिंग के द्वारा अभी जो है सप्लाई चेन्स को यहाँ पर शुरू किया गया तो अभी इसका यहाँ पर रीजन यही था कि इंडिया में डिमांड का क्या सिनेरियो है। ओके, इसको यहाँ पर ट्यून करके देखा गया कि इंडिया यहाँ पर जो डिमांड है बीजिंग के साथ क्या है, कि मतलब वो चाह रहा है कि मतलब सप्लाई को ओपन रखा जाए या नहीं। तो बिल्कुल मतलब एक ट्रिक यहाँ पर चाइना की तरफ से अपनाई गई कि पहले थोड़ी सप्लाई भेज दी, बाद में 15 दिन तक रोक दिया कि अभी क्या चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, तो फिर बाद में भारत में से बातें उठनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो बहाना लगाया था चाइना ने, ये बहाना लगाया था हमारे यहाँ पर कार्गो फ्लाइट्स फ्री नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि भारत अपनी फ्लाइट्स भेज दे और वहां से जो क्रूशियल सप्लाईज है वो मंगवा ले। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखी गई कि किस तरीके से भारत जो है डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो ये बात जो है स्पष्ट हो जाती है जो अभी हाल ही में जो यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला है। और यहाँ पर भारत चाहता है कि यहाँ पर स्टेबल डिमांड लगातार जो है वो मतलब हमारी पूरी होती रहे, बीजिंग की तरफ से जो हम चाह रहे हैं सप्लाई चाह रहे हैं वो हमें मिलती रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा इशू देखने को मिला कि वो स्टेबल प्रोडक्ट प्राइसेस मतलब वो नहीं मिले हमें। जो चीजें अभी हमें मिली है ना चाइना की तरफ से जो मेडिकल सप्लाई आई है तो वो काफी महंगी मिली है हमें। ये भी यहाँ पर एक कंसर्न है। जिस तरीके से मतलब डिमांड उठी है भारत में उसका फायदा भी चाइना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर उठा लिया है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो ये है एडिटोरियल नंबर 4, तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वुमेन वर्कफोर्स के बारे में, तो जो कि डिसरप्ट होती जा रही है पैंडेमिक के चलते। यहाँ पर जो उनकी लिवलीहुड है, आजीविका जो है वो उनकी मिस होती जा रही है। कुछ यहाँ पर संसाधन नहीं जुटा पा रहे जिस तरीके से वो जो है कुछ पैसे अर्न कर सके और जो है अपना जो लाइफ साइकिल उसको चला सके। तो अभी जो वुमेन वर्कर्स की यहाँ पर दुर्दशा है ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स को यहाँ पर सजेस्ट किया गया है जिसके चलते अपनी बात को रखा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो अभी 2020 के हिसाब से भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप है वो काफी बड़ा था। ओके, मैन और वुमेन के बीच में। तो यहाँ पर सिर्फ 18% ही यहाँ पर वर्किंग एज वुमेन है जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयड है एज कंपेरिजन टू 75% ऑफ द मैन। ओके, तो यहाँ पर देखो कितनी परसेंटेज कम है अगर वुमेन की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो रीजंस बताए गए हैं कि क्यों यहाँ पर इतना शेयर कम है वुमेन वर्कफोर्स का, तो उसका पहला रीजन यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिलती है। दूसरा यहाँ पर जो सोशल नॉर्म्स है कि मतलब जो एक तरीके से धारणाएं बनी हुई है कि लड़कियां जो है काम नहीं कर सकती,
ओके, तो समाज के दायरे में रहना, उनको उनको दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, तो ज्यादातर उनको घर में ही रखा जाता है। और तीसरा यहाँ पर जो हाउस होल्ड वर्क, मतलब जो घरेलू काम है उनका जो बर्डन, तो कभी कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर ये कुछ रीजन बताया गया जिसके चलते वुमेन्स की पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में काफी कम है। और इसके अलावा बात करें कि जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा उसने तो यहाँ पर जो ना खराब हालत कर दी वुमेन की, ज्यादा यहाँ पर वुमेन हिट हुई है अगर कंपेयर करोगे यहाँ पर मैन के साथ। और यहाँ पर एक डाटा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तो ये कंपनी है जो कि यहाँ पर डाटा शेयर कर रही है यहाँ पर वुमेन और मेन वर्कफोर्स के रिगार्डिंग। तो ये कह रहे हैं कि 61% ऑफ द मेल वर्कर्स वर अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जब ये भारी भरकम 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, जो काफी देर चला, ओके, तो उसमें यहाँ पर ज्यादातर मेल वर्कर्स जो थे वो अफेक्टेड नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर 19% यहाँ पर वुमेन की बात करें कि उन्होंने यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 19% ही वुमेन थी जिन्होंने किसी किसी तरह की सिक्योरिटी जो थी वो फील की। ओके, इसके अलावा जो ज्यादातर यहाँ पर वर्कर्स थी, वुमेन वर्कर्स थी, उनकी जॉब चली गई, तो यहाँ पर ऐसा खराब सिनेरियो इनको देखने को मिला। और दूसरी ओर यहाँ पर बात करें बाय द एंड ऑफ द ईयर, जब ये साल खत्म हुआ, उसके चलते चलते यहाँ पर 47% जितनी भी एम्प्लॉयड वुमेन थी, ओके, जिनकी यहाँ पर जॉब चली गई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उनको दोबारा अपनी जॉब जो थी वापस नहीं मिली। ओके, और दूसरी ओर यहाँ पर बात करें, ये जो नंबर अगर मैन के हिसाब से बात करें सिर्फ 7% था, मतलब कि 7% मैन ऐसे थे जिनकी लॉकडाउन के चलते जॉब गई और दोबारा यहाँ पर वापस नहीं मिली। लेकिन दूसरी ओर वुमेन की ओर देखो, ये 47% है। ओके, तो मतलब कि ज्यादा वुमेन का आंकड़ा नजर आ रहा है जिनको वापस जॉब नहीं मिली, जिनकी चली गई एक बार। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि वो मेन जिनका यहाँ पर काम गया है, मतलब जिन्होंने काम खो दिया है, तो यहाँ पर एबल है कि वो दोबारा से उसको रीगेन कर सके। ओके, लेकिन अगर बात करें जो कॉस्ट आती है, तो अभी देखो दोबारा से मैन रीगेन कर सकते हैं काम, कैसे कर सकते हैं कि अगर दोबारा फिर किसी भी काम को ढूंढने जाते हैं दोबारा से, सेम कंपनी की अगर बात नहीं करें, किसी और भी कंपनी में भी जाते हैं या सेम कंपनी में भी जाते हैं, तो यहाँ पर कम सैलरी के ऊपर भी वो राजी हो जाते हैं कि अगर अर्निंग कम भी है। ओके, तो यहाँ पर उनके पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहती है कि अपने आप को फ्लेक्सिबल तरीके से जिस भी तरीके का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट हो उसमें वो ढाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी रहने के चलते यहाँ पर मैन के ज्यादा चांसेस है कि अगर जॉब चली भी गई उनको यहाँ पर चांसेस है कि दोबारा मिल जाए। और इसी के चलते यहाँ पर बात कही जा रही है कि 33% यहाँ पर जो फॉर्मल सैलरीड मैन है, मतलब जिनको सैलरी के रूप में पैसा मिलता है, तो वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए। और दूसरी और यहाँ पर 9% की बात कर रहे हैं कि जो मैन बचे जिनको मतलब वापस नौकरियां नहीं मिली, तो उन्होंने यहाँ पर डेली वेज के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बात की जा रही है लेट 2019 और लेट 2020 के बारे में। ओके, तो यहाँ पर दो सिचुएशन के हिसाब से आंकड़ा बताया जा रहा है। तो डेली वेज मतलब कि जो दिहाड़ी होती है, तो मतलब कि मजदूरी जैसे होती है कि आज एक दिन काम किया तो उसकी दिहाड़ी आपको मिल जाएगी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं वोमेन की, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग वोमेन के पास काफी फ्यू ऑप्शन थी। तो यहाँ पर 4% और 3% की यहाँ पर बात करें कि जो फॉर्मल सैलरीड वोमेन थी, तो यहाँ पर इन्हीं परसेंटेज के हिसाब से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गई है, मतलब कि अपना कोई कारोबार शुरू कर दिया छोटा मोटा, जिसके चलते उनकी आजीविका चलनी शुरू हो गई। ओके, दूसरा यहाँ पर डेली वेज वर्क पे गई, तो 4% गई है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और 3% यहाँ पर गई है डेली वेज वर्क में, मतलब दिहाड़ी के हिसाब से जिनको पैसा मिलता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि नियरली हाफ ऑफ द वुमेन वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वर सैलरी, कैजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड, withdrew from the workforce as compared to only 11% of men। तो मतलब कि आधी आबादी यहाँ पर जो वुमेन वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर काम ही छोड़ दिया। ओके, तो दूसरी ओर अगर मैन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 11% आबादी थी मैन की जिन्होंने काम पूरी तरीके से छोड़ दिया। ओके, बेशक वो यहाँ पर सैलरीड पर्सन थे या फिर कोई कैजुअल पर्सन यहाँ पर काम कर रहे थे या फिर अपना कोई काम था या दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर 50% यहाँ पर वुमेन की रेशियो है जिन्होंने काम करना ही छोड़ दिया, 11% सिर्फ मैन की जो कि दोबारा काम पे गए ही नहीं। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो सबसे यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है ना, कि मतलब जो काफी समय से चला आ रहा है, वो ये है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन भारत की इकोनॉमी में तो अभी बहुत जरूरी है कि मतलब कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, कम ना हो धीरे धीरे। तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते तो वैसे ही यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर वुमेन का, यहाँ पर जो पेड वर्क है उसके चलते। और यहाँ पर जो बर्डन है अनपेड केयर वर्क का वो बढ़ता जा रहा है, कि मतलब कि काम कर रही हैं लेकिन वहां पर उनको पेमेंट नहीं हो रही, उसके चलते कोई चीज वगैरह उनको जहाँ मिल गई या फिर बहुत कम यहाँ पर उनको जो है ना रेमुनरेशन मिल रहा है उनका।
तो यहाँ पर कुछ मेजर्स अपनाने के सोल्यूशन यहाँ पर ऑथर दे रहे हैं कि क्या क्या सोल्यूशन इनके हम निकाल सकते हैं, कैसे इनकी जो है हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसको आप एक्सपैंड करो। ओके, मतलब कि एक्सपैंड करने का मतलब कि जो मैन को आप काम देते हो वुमेन को भी काम दो इसके चलते। तो इसमें यहाँ पर 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता है, जिसमें आप जो है डेली बेसिस पे आपको दिहाड़ी में जो है पैसे मिलते हैं। ओके, तो अभी वुमेन को भी इसमें इंक्लूड करने की बात करें। दूसरा यहाँ पर जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ओके, तो अभी इस तरीके का यहाँ पर ना कोई स्कीम जो है वो लॉन्च करिए, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो शहर में जो यहाँ पर जो वुमेन रह रही है, लोग रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये जो रूरल एरियाज के लिए है, यहाँ पर अगर जब मनरेगा स्कीम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी टारगेटेड टू वुमेन, जितनी जल्दी हो सके तो ऐसी स्कीम जो है लेकर आइए, जिसके चलते कि मतलब वुमेन को अब जो है जॉब प्रोवाइड कर सके। और अभी जब भी यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई हुई है राज्यों के द्वारा, जब भी ये लिफ्ट हो, आवाजाही के संसाधनों के ऊपर जो भी यहाँ पर पाबंदियां हैं, जब ये लिफ्ट होती हैं, तब उतनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे ऐसी स्कीम्स लेकर आइए। और यहाँ पर फर्दर यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं कुछ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, ओके, कि जो मतलब कि किए जा सकते हैं स्टेट्स के द्वारा, राज्य के द्वारा, कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पर फैसिलिटेट करे वुमेन की। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो इमीडिएट तौर पे जो जरूरत है वुमेन को, यहाँ पर वो उनको प्रदान करे। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि कम्युनिटी किचन जो है वो सेटअप करे। ओके, तो वहां पर भी जो है वुमेन अच्छा खासा काम करके दे सकती हैं आपको, और जो यहाँ पर भूखे लोग हैं उनको यहाँ पर पर्याप्त खाना मिल सकता है। यहाँ पर जो ओपनिंग ऑफ स्कूल्स की बात करें, स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज करो। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनको ही आप सपोर्ट प्रोवाइड करिए। साथ ही साथ जब सेल्फ हेल्प जो ग्रुप जो है, ठीक है, तो जो मतलब कि आपस में ग्रुप बनाकर जो है अपनी मदद करते हैं, किसी जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, तो इसकी भी आप एंगेजमेंट बढ़ाइए। उसके साथ जो है किसी ना किसी राशि के तौर पर उनको मदद आप जो है पहुंचाइए। जैसे यहाँ पर वो जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इकट्ठे मिलकर जो है एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो पीपीई किट्स होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव यहाँ पर इक्विपमेंट किट्स जिसको बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यहाँ पर पहनकर पूरा अपने आप को कवर करके जो है मरीज के पास जाते हैं, तो उनका निर्माण कर सकती हैं। ओके, तो इसके अलावा मतलब और भी जो काम इनको दिया जा सकता है, जिसकी की काफी डिमांड है, जिस जिस प्रोडक्ट की, तो वो काम इनसे लिया जा सकता है। फर्दर यहाँ पर बात करें कि कोविड-19 हार्डशिप अलाउंस यहाँ पर देने की जरूरत है, यहाँ पर वुमेन वर्कर्स को एटलीस्ट यहाँ पर 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आने वाले 6 महीनों के लिए यहाँ पर ये आपको दें। ये सरकारों को यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर शुड बी अनाउंस्ड फॉर 2.5 मिलियन एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ओके, जिसको हम आशा वर्कर्स बोलते हैं। ओके, आशा वर्कर्स के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, जो कि यहाँ पर ज्यादातर वुमेन होती है। और दूसरा यहाँ पर ये भी इनफ नहीं है, इसके चलते यहाँ पर बात करें नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर आए, जिसका कि मतलब काम जो है अभी मौजूदा तौर पर ये हो कि यहाँ पर सिस्टमेटिकली जो भी रुकावटें आ रही हैं कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स से कम हो रही है, तो उनको थोड़ा रुकावटों को कम करे, दूर करे, बोथ विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। घरेलू भी जो जिम्मेदारियां यहाँ पर किसी वुमेन की है, तो उसमें भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको दूर करें, और यहाँ पर काम भी है ना वो भी मुहैया करवाया जाए। और यहाँ पर पैंडेमिक के चलते यहाँ पर जरूरत है कि मतलब कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर सरकार इन्वेस्टमेंट करे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहाँ पर समय यहाँ पर ये ऐसा है कि हम जो ना द टाइम इज राइट टू इमेजिन ए बोल्ड यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, सॉरी, एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर वैकेंसीज है, सॉरी, तो यहाँ पर उनको ही फिल नहीं करना है सोशल सेक्टर में, यहाँ पर एक्सपेंड भी करना है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का दायरा है उसको भी। ओके, तो जैसे हेल्थ इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन की बात उसमें जो है इन्वेस्ट करें, चाइल्ड केयर की बात करें, जो एल्डरली केयर चाहिए होती है बच्चों को, उसके अलावा और भी जो भी यहाँ पर काम है, ता जो कि हम फ्यूचर के तौर पर यहाँ पर ना प्रिपेयर रह सके, जो फ्यूचर शॉक इकोनॉमी को आ सकते हैं उससे बचकर चले, तो इनको भी संभालना बहुत जरूरी है। तो ये जो है एक तरीके से पिलर्स हैं भारत की इकोनॉमी के। ओके, तो इनको एजुकेशन हेल्थ हो गया, तो इनके बगैर बात नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पर बातें रखी गई हैं ऑथर के द्वारा। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की, इन केरला ए ह्यूमेन लॉकडाउन। तो केरला मॉडल की यहाँ पर बात की गई है, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर भी। तो अभी इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो अभी आगे बढ़े तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लॉकडाउन यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं केरला में, तो बिल्कुल सही तरीके से प्लान करके, प्रिपरेशन करके फिर ही यहाँ पर इम्पोज हुआ। तो ये चीज दिख भी रही है यहाँ पर केरला में। तो अभी ये सभी सारे आर्टिकल में केरला मॉडल की बात हो रही है। तो यहाँ पर सराहनीय कदम यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी जो करंट लॉकडाउन लगा हुआ है केरला में, तो यहाँ पर उसका जो सिद्धांत है बिल्कुल यहाँ पर बात स्पष्ट यहाँ पर की हुई है कि यहाँ पर कोई भी राज्य में भूखा नहीं, यहाँ पर भूख सफर नहीं करेगा। ओके, ना ही यहाँ पर उसको कोई मेडिकल अटेंशन की यहाँ पर है ना यहाँ पर उसकी असुविधा होगी,
तो यहाँ पर मेडिकल अटेंशन भी मिलेगी और खाने के लिए यहाँ पर खाना भी मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर फूड किट्स जो है यहाँ पर डिलीवर की जा रही है, यहाँ पर जो आम जो घर है वहां तक जा जाकर कम्युनिटी किचन जो है वो यहाँ पर खोले गए हैं। इसके अलावा जनकिया होटल्स का मतलब है यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर होटल्स खोले गए हैं कि मतलब कि आकर जो है वो खाना खा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट सेंटर और सेकंड लेवल ट्रीटमेंट सेंटर खोले गए हैं, जिसके चलते कि मतलब पेशेंट्स को ये पहले स्क्रीन करते हैं कि मतलब कि कैसे सिम्टम्स आए तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अगर यहाँ पर जो मतलब ज्यादा यहाँ पर सिम्टम्स ज्यादा है तो यहाँ पर सेकंड लेवल की ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके सिम्टम्स के हिसाब से। और इसके अलावा बात करें कि सिर्फ जो मोस्ट सीरियस केस ना सिर्फ उनको ही यहाँ पर ये पहुंचा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और स्पेशलिटी कोविड-19 हॉस्पिटल्स में। बाकी यहाँ पर अगर कोई मतलब घर के आसपास भी अगर सही होता है तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट सेंटर और सेकंड लेवल ट्रीटमेंट सेंटर की बात करें। इसके अलावा बात करें कि आवास संबंधी भी इन्होंने यहाँ पर केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं, मतलब कि जहां पर लोगों का घर है वहां उसके आसपास भी केयर सेंटर्स बने हैं। ओके, जिसके चलते यहाँ पर कि वहां पर जो है एक शेल्टर वगैरह मिलेगा। जो आम लोग हैं जिनके पास मतलब कि कोई घर वगैरह नहीं है तो वहां पर भी जो है वो रह सकते हैं। सिर ढकने के लिए यहाँ पर छत दे दी है, यहाँ पर फूड मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, तो मतलब कि वो सबको कि जिनके पास यहाँ पर जगह नहीं है घर में रहने के लिए, ओके, तो यहाँ पर उन्हीं जगह पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन देखो, हर एक चीज को यहाँ पर ध्यान में रख के केरला की गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर जो 50% बेड है तो उनको यहाँ पर कोविड-19 बेड्स डिक्लेयर कर दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और इसके अलावा यहाँ पर फोकस्ड एफर्ट्स करने की बात करें कि अभी भी यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना तो उनको यहाँ पर अश्योरिटी दी जाए किसी ना किसी तरीके से कि वो यहाँ पर केरला को छोड़कर नहीं जाए अपने घरों की ओर, सिर्फ इस चक्कर में कि यहाँ पर लॉकडाउन के चलते उनकी आजीविका चली गई। तो यहाँ पर हिंदी में कम्युनिकेशन करने के लिए भी यहाँ पर जो है सेटअप पूरा तैयार कर लिया गया है, ता जो कि जिस भी तरीके की यहाँ पर डिमांड है माइग्रेंट वर्कर्स की उनको पूरा किया जाए केरला की सरकार के द्वारा। जैसे यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात कर ले, यहाँ पर भोजन की बात कर ले, तो ये सुविधा उनको पर्याप्त मात्रा में मिले। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर घर भी बनाए गए, स्पेस यहाँ पर दी गई है कि आप रहें आकर। और सिमिलर यहाँ पर बात करें मुंबई मॉडल के चलते बिल्कुल कि वहां पर भी जो है बेड्स को यहाँ पर अलॉट किया गया है थ्रू ए सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पर केंद्रित किया गया है कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम के हिसाब से कि किस तरीके से बेड्स जो है अलॉट करने हैं। तो दीज रूम्स आल्सो मॉनिटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एम्बुलेंसेस, तो ये भी यहाँ पर बात ध्यान रखी गई है। ओके, तो यहाँ पर एक केरला की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुंबई मॉडल में जैसे यहाँ पर बेड्स को सेंट्रलाइज किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन और एम्बुलेंसेस की प्राप्त यहाँ पर सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर जो है ना वो भी यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं, किसके लिए, आरटीपीसीआर टेस्टिंग, इसके लिए कि मतलब ये भी हमें चाहिए, टेस्टिंग किट्स चाहिए जिसके चलते टेस्टिंग हो सके कि किसी बंदे को कोविड है या नहीं है। और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट चार्जेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में निकल कर आ रहे हैं तो उसको भी कहा गया है कि रीजनल लेवल पर आप चार्जेस लगा सकते हो, ज्यादा चार्जेस आप नहीं ले सकते। और इसके अलावा बात कर लें केरला हाई कोर्ट की, तो इन्होंने भी यहाँ पर जो है ना कदम आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर सुपरवाइज किया है द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स की, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं। इट हैज डिसमिस्ड challenges from the private labs to the reduction of charges and in response to PL approved a rate card for hospitals prepared by the government। तो जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा था कि रीजनेबल रेट आपने लगाना है जो भी आपके पास जाएगा, तो यहाँ पर प्राइवेट लैब्स वालों ने यहाँ पर कोर्ट में केस किया था, चैलेंज किया था गवर्नमेंट ऑफ केरला के खिलाफ कि मतलब हम यहाँ पर कम चार्जेस पे काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने, केरला कोर्ट ने भी गवर्नमेंट का साथ दिया और जो यहाँ पर रेट कार्ड केरला की सरकार के द्वारा बनाया गया था उसी को यहाँ पर लागू करने की बात कही कि आप उसी को फॉलो करके चलोगे। और इसी के अलावा अगर बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो कोर्ट ने यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट किया है हाउ शॉक्ड इट वाज एट द सीरियस चार्जेस लीव्ड बाय सम फॉर द सिंपलेस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब कि किस तरीके से आप जो है एक मतलब कम से कम सर्विस देने के लिए आप जो है इतना ज्यादा चार्ज जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज को भी आप पॉइंट आउट किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। और इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं, तो यहाँ पर जो पंचायती राज है, म्यूनसिपैलिटीज है, इनको यहाँ पर एम्पावर ऑलरेडी किया हुआ है केरला की सरकार ने। फाइनेंसेस जितने चाहिए उतने पैसे यहाँ पर इनको उपलब्ध करवाए हुए हैं, जितने क्राइसिस से पहले ही इन्होंने पूरी प्रेपरेशन कर ली थी। और यहाँ पर इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हैं, तो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पर जो है ना एक तरह की केरला की यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर यहाँ कोविड-19 के खिलाफ फाइट करने की बात करें तो शुरुआत तो देखो गांव से हो रही है, शहरों से हो रही है। तो यहाँ पर तो उन्हीं उन्हीं एरियाज को यहाँ पर रोकने की जरूरत है कि वहां पर फैले नहीं। तो पंचायत मेंबर जो है और यहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसलर जो है, ओके, तो यहाँ पर चाहे जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर वो
एक तरीके से फुट सोल्जर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पर। ओके, तो पहल यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटी को दी जा रही है। तो ये मतलब कि वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फ्रेश इन्फेक्शन कहाँ पर निकल रही है और वहां पर उनको कैसे जो है सही किया जाए, लोगों को यहाँ पर मोटिवेट किया जाए कि आप वैक्सीनेट करें अपने आप को। ओके, ताकि कि इन्फेक्शन काबू पाया जाए। ओके, इसके अलावा यहाँ पर सुपरवाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा है क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो मेडिसिन और जो भी यहाँ पर और प्रोविजन चाहिए कि उनकी जरूरत की सप्लाई जो है वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, तो ग्राउंड लेवल तक यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर और सराहनीय बात की जा रही है जो ऑपोजिशन है, जो कि कांग्रेस पार्टी वहां पर ऑपोजिशन में बैठी हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि इकट्ठे मिलकर काम करना है सबको। तो इसीलिए यहाँ पर चाहे कांग्रेस का बंदा है चाहे यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज का बंदा है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपोजिशन की बात करें, रूलिंग पार्टी की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हेल्प डेस्क भी यहाँ पर सेटिंग अप करने की यहाँ पर बात कही है, बनाए हुए हैं यहाँ पर। जिसके चलते कि यहाँ पर जो है ना एम्बुलेंस जो है वो सही समय पर जहाँ पर पहुंचानी पहुंचाई जा सके, और जो खाने के पैकेट जहाँ पर सही समय पर पहुंचाने हैं, जिसका भी कॉल आया उसको वो पहुंचाए जा सके, तो इसके चलते यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं। और क्लियरली यहाँ पर बात करें कि अभी कोविड-19 के खिलाफ जो वॉर है काफी लंबी चलेगी। तो यहाँ पर केरला जैसे राज्य ने बिल्कुल सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है। ओके, तो यहाँ पर अपने पैरों पर यहाँ पर खड़ा होकर वो जो है पूरी लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पर। तो अभी सेकंड वेव अभी चली जाएगी, तो यहाँ पर प्रेपरेशन दोबारा से हमें करनी पड़ेगी तीसरी वेव और चौथी वेव के लिए भी। तो यहाँ पर और लॉकडाउन लगाना यहाँ यहाँ पर अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि जब तक यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर रफ्तार नहीं पकड़ लेता, ओके, तो जब तक यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती कि जिनको वैक्सीनेट हो गया उनको यहाँ पर चांसेस कम है, फिर यहाँ पर स्प्रेड कम होगा वायरस, तो, तो तब तक जो है लॉकडाउन हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है ना उसको मिटिगेट करना, वो इम्पैक्ट नहीं लोगों तक पहुंचना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से किसी की आजीविका चली गई, बाद में वो उसको खाने के भी लाले पड़ गए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो जिंदगियां हैं आम गरीब लोगों की, उनको जो भोजन चाहिए, जो भी यहाँ पर हेल्थ केयर की जितना भी फैसिलिटी चाहिए, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते रहे, जो कि केरला की गवर्नमेंट कर रही है। तो केरला का जो मॉडल है ना, तो ये डिजर्व करता है अटेंशन। इस रिगार्ड में जिस तरीके से ये काम कर रहा है उस तरीके से बाकी के भारतीय राज्य जो है ना उनको भी यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये आर्टिकल है ना, ये एक्चुअल में ये आर्टिकल नहीं है, ये कुछ जो यहाँ पर लेटर्स आते हैं ना एडिटर को, यहाँ पर लेटर्स लिखे आते हैं एडिटर्स को, तो यहाँ पर नोट होते हैं जो भी लोगों ने एडिटोरियल पढ़े होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एडिटर को जो लेटर जाते हैं उसके रिस्पॉन्ड में यहाँ पर बात की जाती है एडिटर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर बातें लिखी जाती हैं, जो भी यहाँ पर पिछले जो यहाँ पर लेटर्स आए होंगे तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जवाब दिया जाता है एडिटर के द्वारा। तो ये वाला कॉलम है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, ये कोई एडिटोरियल नहीं है। तो अभी ये वाला एडिटोरियल है, जो लास्ट वाला एडिटोरियल यहाँ पर बचा है, अभी इसको डिस्कस करते हैं, जहां पर बात कर रहे हैं कि नेशनल ट्रिब्यूनल जो कमीशन है उसका निर्माण कीजिए। तो अभी एडिटोरियल नंबर 6, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम, इट इज टाइम टू सेट अप नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन। तो अभी देखो ट्रिब्यूनल क्या होता है, जैसे कोई भी एक जुडिशरी बॉडी है या फिर कोई भी बॉडी है जो कि अपना काम ना करवाने के लिए एक और यहाँ पर आगे एक बॉडी बना देती है, तो उसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ट्रिब्यूनल का। ओके, मतलब ये काफी पुराने समय से ये चीजें एग्जिस्ट करती आ रही है। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है, तो अभी जितने भी यहाँ पर एपलेट ट्रिब्यूनल्स है ना, तो अभी उनको यहाँ पर जो है डिमोलिश करने की यहाँ पर बात करें, अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी इनकी अथॉरिटीज होंगी, जिस भी तरीके से ये काम कर रही थी, जो भी इनकी जुरिस्डिक्शन थी, वो सबको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो इनकी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज हैं उनके पास। तो इसी के चलते यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस जो है भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। तो अभी इसी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस को काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर सहने को मिल रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इसकी कंडीशंस है, अथॉरिटीज जो है ना, वो जो यूजुअल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जो भी यहाँ पर इसके, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते किसी दूसरी यहाँ पर जुडिशियल बॉडी के पास। तो यहाँ पर अगर आपने अबॉलिश करना है तो यहाँ आपको ना मतलब जितने भी स्टेक होल्डर जिन जिन का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, अगर ट्रिब्यूनल में कोई काम कर रहा है तो सबका यहाँ पर कंसल्टेशन लेनी होगी, सबसे बातचीत करनी होगी, फिर ही आप जो है आगे फैसला ले सकते हो कि यहाँ पर सरकार को ये चीज कही गई, तो उसी के चलते यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है कि इसको यहाँ पर अभी अबॉलिश करने जा रही है भारत सरकार। तो इसी के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि पहले जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज है, पहले उनसे तो पूछ लो क्या वो चाहती हैं कि ऐसा निर्णय लिया जाए या नहीं लिया जाए।
तो यहाँ पर जिन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर अबॉलिश किया जाएगा वो एपेलेट ट्रिब्यूनल है। तो यहाँ पर एपेलेट का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब निकलता है अपील। ओके, मतलब ऐसे ट्रिब्यूनल जहाँ पर जो है आप अपील कर सकते हो। एक तरीके की ये स्पेशल कोर्ट्स हैं। जैसे एक कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, किसी और ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया, तो उसको जो है ना आप फर्दर जो है आगे चैलेंज कर सकते हो, अपना केस आगे लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर भी कुछ फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सेम फैसले उस तरीके से नहीं हो सकते जैसे हमारे यहाँ पर जो परमानेंट कोर्ट्स है वो करती हैं, जहाँ पर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो उसको यहाँ पर फॉलो करके चलती है। तो यहाँ पर नेचुरल जस्टिस की भावना से यहाँ पर निर्णय दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अपील कर सकते हो, तो इसी अपील से नाम यहाँ पर पड़ा है एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको हम कहते हैं। ओके, तो अभी इन्हीं सभी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर अबॉलिश करने की भारत सरकार बात कर रही है इस एक्ट के तहत। और आगे बात कर रहे हैं कि जो ऑथर अपनी सजेशन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बना दो, तो उसको जो है ना अलग अलग ड्यूटीज आप असाइन कर दो। जैसे आप करेंगे, अगर एनटीसी आप बनाते हो तो आने वाले समय में जो है ना कुछ ड्यूटीज जो है ना वो कर सकती है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट, निगरानी के तौर पर। अगर जो नीचे वाले जो अपलेट ट्रिब्यूनल्स अगर उनके ऊपर निगरानी रखने की कैसे काम करे, तो उसके चलते वो काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है एफिशिएंसी के, ट्रिब्यूनल्स की एफिशिएंसी के, उसको यहाँ पर जो है उनको देख सकते हैं। अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है उनको लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ना एज ए इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी जो है ना वो भी इस तरीके से भी जो है एनटीसी काम कर सकते हैं कि मतलब वो डेवलप करे, ऑपरेशनलाइज करे प्रोसीजर फॉर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स। अगर यहाँ पर ट्रिब्यूनल मेंबर्स को अपॉइंट भी किया जा रहा है तो यहाँ पर उसकी भी जिम्मेदारी जो है आप एनटीसी को दे सकते हो। इतना फायदा आने वाले समय में हो सकता है। यहाँ पर अबॉलिश करने की जरूरत नहीं है, आप अलग से यहाँ पर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए, वो अलग से आपको फायदा देगा। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो ना एनटीसी को आप अथॉरिटी दीजिए, यहाँ पर जो ना वो मेंबर्स की सैलरी जो है अलाउंसेस कितने देने हैं, और यहाँ पर क्या सर्विस कंडीशंस होंगी, ओके, क्या यहाँ पर रेगुलेशंस चलानी है, ओके, किस तरीके से यहाँ पर ना मेंटेन करना है यहाँ पर ट्रिब्यूनल की जो इंडिपेंडेंस है, तो उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आप जो है एनटीसी को प्रोवाइड कीजिए। और इसके अलावा बात करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है एनटीसी की, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रिब्यूनल मेंबर्स, लिटिगेंट्स, ओके, एंड देयर लॉयर्स, जो भी इनके वकील होंगे सबको यहाँ पर जो है जिस तरीके से सेवा प्रदान कर सकते हो कीजिए। फॉर दिस पर्पस इट वुड नीड टू बी एबल टू हायर एंड सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मतलब ये हायर भी कर सकता है जब भी यहाँ पर जरूरत पड़े कि हमें स्टाफ की कमी है, तो उसके भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर टू कंसोलिडेट, इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज ट्रिब्यूनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी आप मजबूत करें। और साथ ही साथ अभी बात करेंगे, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें ना, तो इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिब्यूनल्स की अभी यहाँ पर वेस्टेड है। तो अगर यहाँ पर एनटीसी आता है तो एनटीसी को अगर बनाते हो तो सारी जिम्मेदारी इसके पास चली जाएंगी, तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसिशन प्लान जो है ना आप लेकर आ सकते हो आने वाले समय में, कैसे बदलाव लेकर आना, कैसे ट्रांसफर करोगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो जिस तरीके से रेगुलेट करके चल रही है सभी अपने ट्रिब्यूनल्स को, तो उसको कैसे आगे एनटीसी में कन्वर्ट करोगे आप। तो ये जो है ना जो रास्ता आप अपनाओगे, जिस तरीके से ट्रिब्यूनल सिस्टम को आप रिफॉर्म करोगे, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं। किस तरीके से जो है ना आप सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव ना, मतलब आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो मतलब सबूत के तौर पर जो है ना जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके सामने सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर आप एनटीसी को स्टैब्लिश करते हैं। तो डेफिनेटली एक तरीके से ना रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग जो आपको अपने ट्रिब्यूनल सिस्टम में चाहिए, तो वो कर सकता है अगर एनटीसी को आप लागू करते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल यही बात कही गई है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के बारे में। आई होप आपको बात पकड़ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? सभी एडिटोरियल्स हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं। अपनी सपोर्ट दें, लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।